गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। चलिए दोस्तों, आज स्टार्ट करते हैं आज की क्लास वर्णमाला की। आज दूसरी क्लास है। ये सामान्य हिंदी का स्पेशल बैच है। ये सोमवार से शुक्रवार तक सुबह मॉर्निंग में 6 बजे आपको परिवार एकेडमी यूट्यूब चैनल पर मिलने वाला है दोस्तों। चलिए आज की स्टार्ट करते हैं क्लास। वर्णमाला में जो हम लेके आए थे दोस्तों, वर्णमाला में हमने क्या स्वरों के प्रकार चल रहे थे दोस्तों। स्वरों के प्रकार में हमने नंबर 1 जो किया है वो क्या है, हमने मात्रा उच्चारण के आधार पे दोस्तों क्या किया है, मात्रा और उच्चारण के आधार पर, ठीक, मात्रा या उच्चारण के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण हमने किया है। यानी कि स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के दोस्तों। कौन कौन से होते हैं, हाश्व स्वर, कल की वीडियो में हमने जाना हाश्व स्वर। नंबर 2 दीर्घ स्वर हमने पढ़ लिए कल। और नंबर 3 इसी में हमने पढ़ा है प्लुप्त स्वर दोस्तों। अगर आपने इससे पहले वाली हमारी वीडियो नहीं देखी तो प्लीज यूट्यूब चैनल पर परिवार एकेडमी पर जाइए और वहां से प्ले लिस्ट में वर्णमाला की क्लास वहां से आप देख लीजिए दोस्तों। इसके बाद हमने दूसरा जो हमने हेडिंग किया है, यानी कि दूसरा जो हमने हेडिंग लिया है वो है होस्ट की आकृति के आधार पर स्वर्गों का वर्गीकरण। किसकी, ओष्ठ या होठ दोस्तों, ओष्ठ या होठ, ठीक, आकृति के आधार पर, ठीक, स्वर्गों का वर्गीकरण कितने प्रकार का होता है दोस्तों, 2 प्रकार के होते हैं, ठीक। इसमें नंबर 1 था वृत्तमुखी, यानी कि वृत्तमुखी या वृत्ताकार मुखी स्वर होते हैं। और इसमें हमने नंबर 2 बात करी थी आपसे अवृत्तमुखी के बारे में, अवृत्ताकार, ठीक, अवृत्ताकार स्वर होते हैं। तो कल हमने ये 2 हमने सीखा और इससे पहले हमने वर्णमाला के भेद सीख लिए, वर्ण विचार हमने पढ़ लिया, ध्वनि सीख ली, ठीक। पहली क्लास लीजिए दोस्तों, वर्णमाला की पहली क्लास में बहुत कुछ था, ठीक। चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं आगे, यानी कि हेडिंग बना के लिखिए हेडिंग नंबर 3 थर्ड के बारे में दोस्तों। यह है जीव की क्रियाशीलता के आधार पर स्वर्गों का वर्गीकरण, ठीक। जीव की क्रियाशीलता दोस्तों, जीव की क्रियाशीलता के आधार पर, क्रियाशीलता के आधार पर, जीव की क्रियाशीलता के आधार पर स्वर जो है कितने प्रकार के होते हैं, तो स्वर होते हैं दोस्तों 3 प्रकार के, ठीक, 3 प्रकार के होते हैं दोस्तों। नंबर 1 हेडिंग ही बना के लिखना है हमें दोस्तों, ये होता है अग्र स्वर। कौन से होते हैं, अग्र स्वर, ठीक है दोस्तों, अग्र स्वर होते हैं। अग्र स्वर कैसे होते हैं, लिखिए इनके बारे में। अग्र स्वर वे स्वर होते हैं जिन स्वरों के उच्चारण में जीव का अग्रभाग काम करता है, अग्रभाग काम करता है। जीव का, जिन स्वरों के उच्चारण में जीव का अग्रभाग काम करता है, ठीक है। जीव का जो अगला हिस्सा है दोस्तों, जीव का जो अगला हिस्सा है तो वो क्या है, अग्रभाग जो कार्य करता है जीव का, तो वो अग्र स्वर कहलाते हैं। जैसे कौन कौन से स्वर हैं, ठीक, कौन कौन से स्वर है दोस्तों देख लेते हैं। ई, आप बोलिए, ई, बड़ी ई, ए और री, ठीक। ये कितने स्वर हो गए दोस्तों, तो ये टोटल हो गए तुम्हारे 5 स्वर। कितने स्वर हो गए दोस्तों, 5 स्वर हो गए। यानी कि जिन स्वरों के उच्चारण में जीव का अग्रभाग कार्य करता है तो वे जो है अग्र स्वर कहलाते हैं। इसमें 5 स्वर होते हैं अग्र स्वर में, ई, छोटी ई, बड़ी ई, ए, आई और री, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अब क्या है, अगली हेडिंग 9 के अगला नंबर 2 लिख लेते हैं। नंबर 2 अग्र स्वर के बाद मध्य स्वर दोस्तों, मध्य
स्वर। मध्य स्वर कौन कौन से होते हैं ये हम जानेंगे। हेडिंग बना के लिखिए मध्य स्वर दोस्तों। जिन स्वरों के उच्चारण में, जिन स्वरों के उच्चारण में, जिन स्वरों के उच्चारण में, जिन स्वरों के उच्चारण में जीव का मध्य भाग काम करता है, जीव का मध्य भाग काम करता है। ठीक, जीव का मध्य भाग काम करता है, उसको हम क्या कहते हैं? मध्य स्वर कहते हैं। जैसे मध्य स्वर में कौन सा स्वर आता है दोस्तों? तो मध्य स्वर में आता है ए। सिर्फ ए एक ऐसा स्वर है और इन मध्य स्वरों की संख्या होगी दोस्तों एक। संख्या कितनी हो गई? एक। जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का अग्रभाग काम करेगा तो वो अग्र स्वर हो जाएगा दोस्तों, और जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का मध्य भाग कार्य करता है तो वो मध्य स्वर के अंतर्गत आ जाते हैं दोस्तों। ठीक, इसके बाद हम बात करेंगे नंबर 3 के बारे में। तो नंबर 3 क्या है दोस्तों? तो नंबर 3 है अग्र स्वर हो गया, मध्य स्वर हो गया। तो अब होने वाला है दोस्तों पश्च स्वर। कौन सा? पश्च स्वर की अगर हम बात करेंगे नंबर 3 के बारे में, यानी कि पश्च स्वर। पश्च स्वर का मतलब है जो पीछे वाला भाग होता है ना दोस्तों, जीभ का जो पिछला भाग होता है वही पश्च स्वर के बारे में हम आपसे डिस्कस करेंगे। अब इसका क्या है, इसकी जो क्या डेफिनेशन है तो लिखेंगे दोस्तों डेफिनेशन, जिन स्वरों के उच्चारण करते समय या जिन स्वरों का उच्चारण करते समय या जिन स्वरों के उच्चारण में, जिन स्वरों के उच्चारण में जीव का, जीव या जीभ का, जीव का पश्च भाग, जीव का पश्च भाग कार्य करता है या काम करता है दोस्तों। क्या करता है? काम करता है। ठीक, काम करता है तो वो पश्च स्वर होता है। जैसे जैसे में यानी कि कौन कौन से वे स्वर है जो पश्च स्वर के अंतर्गत आते हैं। तो जैसे हो गया आ, ऊ, ठीक, या ओ, और जैसे आओ, आओ यानी कि औरत वाला आओ दोस्तों। ठीक, तो इनकी संख्या कितनी हो गई? इनकी संख्या हो गई 5। तो यानी कि 5 स्वर अग्र स्वर हो गए, 5 स्वर पश्च स्वर हो गए, एक स्वर जो है वो मध्य स्वर के अंतर्गत आता है। तो टोटल स्वरों की संख्या होगी दोस्तों 11। टोटल स्वरों की संख्या कितनी हो गई है दोस्तों? 11। ठीक, पश्च स्वर की डेफिनेशन थी, जिन स्वरों के उच्चारण में जीव का पश्च भाग यानी कि जो पिछला वाला भाग होता है वो कार्य करता है तो वहां पे क्या है? पश्च स्वर आते हैं। जैसे आ, ऊ, आऊ और औ। ठीक, तो ये सारे के सारे पश्च स्वर के अंतर्गत आते हैं। ठीक, जीव की क्रियाशीलता के आधार पर नंबर 3 देखा हमने। जीव की क्रियाशीलता के आधार पे, जीव की क्रियाशीलता के आधार पे ये 3 प्रकार के होते हैं, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। ठीक है दोस्तों, जिन स्वरों के उच्चारण में जीव का अग्र भाग कार्य करता है, अगला हिस्सा जो कार्य करता है, तो वहां पे अग्र स्वर ई, ए, ऐ और री वाले यानी कि 5 वर्ण है जो अग्र स्वर के अंतर्गत आते हैं। ठीक, मध्य स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में जीव का मध्य भाग काम करता है, सिर्फ एक ऐसा वर्ण है ए जो जीव का मध्य भाग कार्य करता है और वो है ए स्वर। ये मध्य स्वर में आता है दोस्तों। ठीक, फिर इसके बाद हमने बात करी है पश्च स्वर के बारे में। पश्च स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में जीव का पिछला हिस्सा, ठीक, पिछला या पश्च भाग कार्य करता है तो वहां पे क्या होता है? पश्च स्वर के अंतर्गत। इनकी संख्या टोटल कितनी होगी दोस्तों? 5। आ, ऊ, औ और औ। ठीक, ये 5 स्वर है जो पश्च स्वर। अब
नंबर 4 यानी कि स्वरों के वर्गीकरण में हम नंबर 4 देखने वाले हैं दोस्तों। स्वरों का जो हमने वर्गीकरण किया है यानी कि नंबर 4। ठीक, अब आते हैं नंबर 4। नंबर 4 है तालु के आकृति के आधार पर, यानी कि तालु की स्थिति के आधार पर, तालु की स्थिति के आधार पर स्वर्गों का जो वर्गीकरण होता है वो होता है दोस्तों 4 प्रकार से। कौन सा? 4 प्रकार से किया जाता है। तालु की स्थिति के आधार पर स्वर्गों का वर्गीकरण, या इसी को हम क्या कह देते हैं दोस्तों? इसी को कह देते हैं हम, ठीक, मुख बीवर या मुख द्वार आकृति के आधार पे क्या कह देते हैं? मुख बीवर या मुख द्वार या मुखाकृति के आधार पर, ठीक। चलिए दोस्तों, तो ये क्या है? मुख आकृति के आधार पर, यानी कि तालु की स्थिति के आधार पर, या मुख आकृति के आधार पर, मुख द्वार के आधार पर, या मुख विवर के आधार पर, यानी कि तालु वाली जो स्थिति, ये दोनों, ये सारा एक ही, सब कुछ एक ही है। तो ठीक, इसमें जो है दोस्तों, इसमें नंबर 1 जो है वो है आपका संवृत स्वर आता है। क्या आता है? संवृत स्वर, ठीक। नंबर 1 संवृत स्वर, और इसी में नंबर 2 आता है आपका अर्ध संवृत स्वर, ठीक, अर्ध संवृत स्वर। और इसी में नंबर 3 होता है दोस्तों आपका विव्रत स्वर। कौन सा होता है? विव्रत स्वर, ठीक है दोस्तों। नंबर 3 जो होता है विव्रत स्वर होता है, और नंबर 4 जो होता है वो होता है अर्ध विव्रत स्वर। अर्ध यानी कि आधा, अर्ध विव्रत स्वर, ठीक है दोस्तों, अर्ध विव्रत स्वर। ये 4 प्रकार के स्वर आते हैं तालु की स्थिति के आधार पे, मुख विवर के आधार पर दोस्तों। ये 4 ऐसे स्वर आते हैं, यानी कि 4 प्रकार के स्वर आते हैं। संवृत स्वर, अर्ध संवृत स्वर, संवृत स्वर हो गया, अर्ध संवृत स्वर हो गया, विव्रत स्वर हो गया, और अर्ध संवृत स्वर हो गया, यानी कि 4 प्रकार के स्वर आते हैं। तो हेडिंग बना के लिखेंगे दोस्तों नंबर 1 संवृत स्वर के बारे में। दोस्तों हेडिंग बना के क्या लिखने वाले हैं? ठीक, नंबर 1 इसी में हेडिंग बनाएंगे संवृत स्वर के बारे में, संवृत स्वर के बारे में हेडिंग बना के लिखेंगे दोस्तों, ठीक। संवृत स्वर के बारे में लिखिए, जिन स्वरों के उच्चारण में, या जिन स्वरों का उच्चारण करते समय, जिन स्वरों के उच्चारण में या जिन स्वरों का उच्चारण करते समय, ठीक, मुख यानी कि आपका जो मुंह है दोस्तों, मुख पूरा बंद यानी कि बंद हो, क्या हो दोस्तों? बंद हो जाता हो, बंद हो जाता है, तो वो क्या है? संवृत स्वर कहलाते हैं दोस्तों। क्या कहलाते हैं? संवृत स्वर कहलाते हैं। अब ये कौन कौन से होते हैं? जैसे, यानी कि कितने प्रकार के होते हैं ऐसे हम बोल सकते हैं। तो ई ऊ और ओ, ठीक है दोस्तों। और आगे री को भी इसी में ही रखा गया। तो ये कितने हो गए दोस्तों? ये हो गए 5। यानी कि संवृत स्वर हमारे कितने हो गए दोस्तों? संवृत स्वरों की संख्या हो गई है 5। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख पूरा बंद हो जाता है,
तो वो समवेत स्वर होते हैं दोस्तों। ठीक, वो क्या होते हैं? समवेत स्वर होते हैं। दूसरी हेडिंग अर्ध समृत स्वर। अर्ध समृत स्वर, ठीक है दोस्तों, अर्ध समृत स्वर। अर्ध समृत स्वर कौन से होते हैं? हेडिंग बना के लिखिए दोस्तों अर्ध समृत स्वर के बारे में। जिन स्वरों का उच्चारण करते, जिन स्वरों के उच्चारण करते समय, जिन स्वरों के उच्चारण करते समय मुख आधा बंद हो जाता है। मुख आधा करते समय मुख यानी कि आपका मुंह दोस्तों, मुंह जो होता है, मुख आधा बंद हो जाता है। क्या हो जाता है? आधा बंद हो जाता है। ठीक, बंद हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो मुख जो है आधा बंद हो जाता है तो वो अर्ध समृत स्वर होता है। पूरा बंद हो रहा है तो वो समृत स्वर में आ गया। समृत स्वर 5 होते हैं, छोटा ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और ई, 5 स्वर। अर्ध समृत स्वर जिन स्वर के उच्चारण करते समय मुख जो है आधा बंद हो जाता है और आधा खुला रहता है। ठीक है दोस्तों, तो वो क्या होते हैं? अर्ध समृत स्वर होते हैं। यानी कि ऐसे कितने वर्ण हैं, जैसे ए हो गया और ओ। ठीक, ए और ओ यानी कि हमारे पास टोटल कितने वर्ण आ गए? 2 वर्ण ऐसे हैं जो अर्ध समृत स्वर है, छोटा ए और छोटा ओ। ठीक, ऐसे कह सकते हैं, ए और ओ। ठीक, 2 ऐसे स्वर है जो समृत स्वर के अंतर्गत आते हैं, सॉरी अर्ध समृत स्वर के अंतर्गत आते हैं। समृत स्वर के अंतर्गत 5 स्वर आते हैं दोस्तों। ठीक, 5 स्वर आते हैं। चलिए दोस्तों बनाते हैं अगली हेडिंग। नंबर 3 अब है विव्रत स्वर के बारे में। विव्रत स्वर, ठीक है दोस्तों, विव्रत स्वर हेडिंग बना के लिखिए आप। विव्रत स्वर है दोस्तों, इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख या मुंह दोस्तों, मुख या मुंह पूरा खुल जाता है, पूरा खुल जाता है। तो जिन स्वरों के उच्चारण में मुंह पूरा खुल जाता है वे विव्रत स्वर होते हैं दोस्तों। तो वो कौन सा है? सिर्फ एक आ वर्ण है, एक आ वर्ण है। ठीक है दोस्तों, एक क्या है? सिर्फ एक आ ऐसा वर्ण है। अब आ आप कहोगे तो देखो, आ बोल के देखो जोर से, तो आपका जो है पूरा मुख खुल जाएगा। या कभी आपको महसूस करना है जब आपके चोट लग जाती है तब आ की जो आवाज मुंह से आपके निकलती है तो वो पूरा मुंह खुल जाता है। ठीक है दोस्तों, तो जिन स्वरों के उच्चारण स्थान करते समय, यानी कि जब हम बोलते हैं उन शब्दों को, तो यानी कि उन स्वरों को, तो हमारा मुंह पूरा खुल जाता है, तो वहां पे जो है विव्रत स्वर कहलाते हैं। ठीक, आ को हम क्या कहते हैं? विव्रत स्वर भी कहते हैं। ऐसे मान सकते हो आप अपनी लैंग्वेज। तो इसी में नंबर 4, ठीक, नंबर 4 कौन सा है? अर्ध विव्रत स्वर दोस्तों। क्या है? अर्ध विव्रत स्वर। ठीक है, अर्ध विव्रत स्वर हेडिंग बना के लिखिए दोस्तों, अर्ध विव्रत स्वर में। ठीक, हेडिंग बना लीजिए और लिखना स्टार्ट कीजिए। जिन स्वरों का या जिन स्वरों के
उच्चारण में, जिन स्वरों के उच्चारण में मुंह, मुख या मुंह जिसे आप बोलते हो, मुंह आधा खुलता है। क्या खुलता है दोस्तों? आधा खुलता है, आधा खुलता है, तो वो अर्ध विव्रत है। अर्ध यानी कि आधा। अर्ध का मतलब ही दोस्तों आधा ही होता है। ठीक है, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख जो है आधा खुलता है, यानी कि उन स्वरों को बोलते समय मुख आधा खुलता है, तो वो क्या होते हैं? अर्ध विव्रत स्वर होते हैं दोस्त। कौन से होते हैं? अर्ध विव्रत स्वर। तो वो जैसे ए और औ से औरत वाला। तो ये कितने वर्ण हो गए हमारे पास? 3 वर्ण हो गए, यानी कि 3 स्वर हो। ठीक है दोस्तों, और ये क्या था? एक स्वर था। ठीक, ठीक है दोस्तों, एक स्वर है, इसमें 3 स्वर हो गए। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट किया है हमने ये जो परिवार एकेडमी चैनल। यह पर जितने भी कोर्स आपको पढ़ाए जा रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट है दोस्तों। जल्दी से चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। दोस्तों बने रहिए, जुड़े रहिए परिवार एकेडमी के साथ। सोमवार से शुक्रवार तक डेली आपको सुबह यानी कि सप्ताह में 5 दिन हिंदी का बैच मिलने वाला है दोस्तों। ये जब तक कंप्लीट नहीं हो जाएगा तब तक ही पूरा सिलेबस पढ़ाया जाएगा आपको। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या है दोस्तों? अब एक जो होता है ये होता है अनुनासिकता, या मुख या नाक के आधार पे हवा निकलती है। ठीक, अगला जो है ये है अनुनासिकता के आधार पे। अनुनासिकता, अनुनासिकता, या आप इसे कह सकते हैं मुख व नाक, नाक कह सकते हैं ना, नाक, नाक नहीं, नाक से, नाक से, नाक से हवा निकलने के आधार, हवा निकलने, नाक से हवा निकलने के, हवा निकलने के आधार पर दोस्तों। ठीक, नाक से हवा निकलने के आधार पर ये कितने होते हैं? तो ये होते हैं दोस्तों दो प्रकार के होते हैं। ठीक, 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 होते हैं निरानुनासिक स्वर। कौन से होते हैं? निरानुनासिक, निरानुनासिक, निरानुनासिक स्वर। ठीक है दोस्तों, और नंबर 2 जो होता है इसी में, ये होता है अनुनासिक स्वर। कौन सा होता है दोस्तों? अनुनासिक स्वर या अनुनासिक, अनुनासिक स्वर दोस्तों। नंबर 2 जो होता है इसमें अनुनासिक, नंबर 1 निरानुनासिक और नंबर 2 अनुनासिक स्वर होते हैं, यानी कि 2 प्रकार के इसमें जो है अनुनासिकता में स्वर होते हैं हमारे। तो अब क्या है, निरानुनासिक वाले कौन से स्वर होते हैं? आपको क्या करना है, निरानुनासिक वाले स्वर कौन से होते हैं और अनुनासिक वाले स्वर कौन से होते हैं ये आपको बताना है। ठीक है दोस्तों, तो पहले एक डेफिनेशन लिख लेते हैं निरानुनासिक की। तो लिख लीजिए दोस्तों, हेडिंग बना लीजिए निरानुनासिक और लिखना स्टार्ट कीजिए। जिन स्वरों के उच्चारण में, जिन स्वरों के उच्चारण में, जिन स्वरों के उच्चारण में हवा, हवा केवल मुख से निकलती है। हवा केवल कहाँ से निकलती है दोस्तों? मुख से निकलती है, मुख से निकलती है। हवा, जिन स्वरों के उच्चारण में हवा केवल मुख से निकलती है, तो वो कैसे होते हैं दोस्तों? निरानुनासिक, नाक से नहीं। ठीक, नाक से नहीं निकलती, लिख लीजिए फिर भी, नाक से नहीं।
ठीक है, नाक से नहीं निकलती। ठीक, अब इसी में क्या था, कौन सा है, ऐसे भी वर्ण कौन से है दोस्तों, तो वे जो वर्ण है हमारे, जैसे ए है, आ है, ऊ है, बड़ा ऊ है, ई है, बड़ी ई है। ठीक, ए आ ऊ ई ए है, बड़ा ए है, ओ है, और ये बड़ा वाला ओ भी है दोस्तों। तो ये सारे के सारे कैसे वर्ण है, ये निरानुनासिक वर्ण है दोस्तों। कैसे है, निरानुनासिक वर्ण है दोस्तों। ठीक, इसके बाद अनुनासिक में, अनुनासिक में जिन स्वरों के, जिन स्वरों के, जिन स्वरों के, जिन स्वरों के उच्चारण में, जिन स्वरों के उच्चारण में हवा, हवा मुख व नाक दोनों से निकलती है, मुख व नाक दोनों से निकलती है। हवा नाक से भी निकलती है और मुख से भी निकलती है, लेकिन साथ में निकलती है दोस्तों। नाक, नाक के साथ में निकलती है, मुख व नाक, नाक के साथ में निकलती है, नाक के साथ में निकलती है, निकलती ठीक है दोस्तों। यानी कि जिन स्वरों के उच्चारण में हवा नाक और मुंह से निकलती है, हवा मुख और नाक के साथ निकलती है, तो वो क्या है, अनुनासिकीय स्वर होते हैं। ठीक, अनुनासिकीय स्वर होते हैं दोस्तों। अब ये कौन कौन से स्वर होते हैं, जैसे अंग। ठीक है दोस्तों, इधर चंद्रबिंदी लगा देंगे, ओ के ऊपर लगा देंगे चंद्रबिंदी। ठीक, यह बड़े ऊ के ऊपर लगा देंगे। ठीक, छोटी ई के ऊपर लगा देंगे, बड़ी ई के ऊपर लगा देंगे, या हम जैसे ए के ऊपर लगा देते हैं, यह ए अंग, या ए के ऊपर भी लगा देते हैं अंग। ये जो अंग वाली जो बिंदी हम मात्रा लगा रहे हैं, जिस मात्रा का हम प्रयोग कर रहे हैं ना दोस्तों, ये इस प्रकार के सारे वर्ण अनुनासिकीय वर्ण होते हैं, यानी कि अनुनासिकीय स्वर के अंतर्गत आते हैं दोस्तों। ठीक, तो हमने क्या, निरानुनासिकता यानी कि मुख और नाक से हवा निकलने के आधार पर ये दो होते हैं। ठीक, नंबर 1 होता है निरानुनासिक और नंबर 2 होता है अनुनासिक। ठीक, जिन स्वरों के उच्चारण में हवा मुख से निकलती है और नाक से नहीं निकलती, मुख से ही निकलेगी, नाक से नहीं निकलती, तो वो वर्ण जो होते हैं दोस्तों निरानुनासिक होते हैं। और इनकी संख्या होती है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इनकी जो संख्या होती है दोस्तों टोटल होती है 10। ठीक है, इनकी जो संख्या होती है टोटल 10 होती है। अनुनासिक की हम संख्या ऐसे काउंट करके नहीं बता सकते हैं दोस्तों स्वरों की, क्योंकि सारे स्वर होते हैं और सारों पे दोनों मात्रा हम लगा देते हैं। तो लगभग ऐसे कह सकते हैं आप कि 22-23 के लगभग में अनुनासिक स्वर हो जाएंगे। तो ये काउंट नहीं है, प्रॉपर नहीं है, लेकिन आता नहीं है तो जानने की कोई कोशिश आप नहीं कीजिए। जितना पढ़ाया जा रहा है सिर्फ उतने सिलेबस पे ध्यान दीजिए दोस्तों, इससे बाहर कुछ जाने वाला नहीं है आपका। ठीक है दोस्तों, इससे बाहर तो कुछ आपका जाने वाला ही नहीं। ठीक, इससे बाहर आपसे कुछ बाहर जाने वाला नहीं है दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब आप एक नोट डाल दीजिए। क्या डाल दीजिए, नोट। नोट डाल के लिखना है दोस्तों। ठीक, नोट डाल दीजिए। अब आप लिखना स्टार्ट करेंगे। नोट डालने के बाद लिखिए दोस्तों,
जाति के आधार पर, जाति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। तो स्वरों का जो वर्गीकरण होता है वो होता है दो प्रकार से। ठीक, स्वरों का जो वर्गीकरण होता है दोस्तों तो वो होता है दो प्रकार से। कौन सा होता है? एक होता है नंबर एक होता है इसमें सजातीय स्वर, सजातीय स्वर, और इसी में नंबर जो होता है वो होता है दोस्तों विजातीय स्वर। कौन सा होता है? विजातीय स्वर। ठीक, नंबर 1 सजातीय स्वर और नंबर 2 विजातीय स्वर। तो आपको क्या करना है दोस्तों? हेडिंग बना के लिखना है सजातीय स्वर। नंबर 1 में लिखना है सजातीय स्वर। ठीक, सजातीय स्वर को हेडिंग बना के आपको लिखना है दोस्तों। हेडिंग बना के लिखे समान जाति के स्वर। ये क्या होते हैं दोस्तों? समान जाति के स्वर होते हैं। समान जाति के स्वर, जो सजातीय स्वर है ये समान जाति के स्वर है। ठीक, और ये क्या होते हैं दोस्तों? सजातीय संधि स्वर होते हैं दोस्तों। क्या होते हैं? संधि स्वर। ठीक, सजातीय संधि स्वर होते हैं। सजातीय संधि स्वर। अब ये कौन कौन से स्वर होते हैं? जैसे मान लीजिए हमने क्या काम किया है, ए प्लस ए को जोड़ा है, समान जाति का है, एक जैसा है, समान है। ए दोनों एक ही तो है, एक ही तो स्वर है। ए और ए को जोड़ेंगे तो दोस्तों क्या बनेगा? हमारा अ। ठीक, ई प्लस छोटी ई को हम जोड़ेंगे तो हमारा बनेगा दोस्तों बड़ी ई। ठीक, और ऊ प्लस बड़ा ऊ को ऊ से ऊ को हम जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? हमारा बड़ा ऊ। तो हमारे जो सजातीय स्वर हुए हैं तो वो हो गए दोस्तों 3 स्वर। कितने स्वर हो गए? 3। तो कौन कौन से हो गए? आ, ई और ओ, जो बड़ा ऊ है, ये सजातीय स्वर होते हैं दोस्तों। अब बात करेंगे हम नंबर 2 विजातीय स्वर के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो नंबर 2 हम बात करने वाले हैं इसी में विजातीय स्वर के बारे में। तो हेडिंग बना के लिखिए विजातीय स्वर। ठीक है दोस्तों, विजातीय स्वर, विजातीय स्वर। अब विजातीय स्वर में हेडिंग बना के आप लिखेंगे तो समान जात के स्वर थे सजातीय स्वर में, तो ये इसमें क्या हो जाएंगे? असमान जाति के स्वर। असमान जाति के स्वर जो होंगे दोस्तों, असमान जाति के स्वर वो विजातीय स्वर होते हैं। ठीक, असमान जाति के स्वर विजातीय स्वर हो जाए। विजातीय संधि स्वर होते हैं दोस्त। इन्हें क्या कहते हैं? विजातीय संधि स्वर भी कहते हैं। ठीक, विजातीय संधि स्वर भी कहते हैं। और समान जाति के स्वर, असमान जाति के स्वर विजातीय स्वर कहलाते हैं दोस्तों। कैसे कैसे कहलाते हैं, क्यों कहलाते हैं? ठीक, अब देख लीजिए, ए के साथ अगर हम ई का मेल करें तो क्या बनता है? ए। ठीक, अगर हम ए के साथ इसी ए का मेल करते हैं तो बनता है बड़ा ए। ठीक, और हम ए के साथ ऊ का मेल करते हैं तो बनता है ओ। और ए के साथ हम अगर ओ का ही मेल कर दे तो बनता है औ। ठीक, तो ये 4 स्वर हो गए दोस्तों। ये वे 4 स्वर है जो विजातीय स्वर है, यानी कि विषम जाति वाले। कौन से? इनको हम क्या कह सकते हैं दोस्तों? इनको हम कह सकते हैं विषम जाति वाले। विषम
विषम जाति वाले स्वर या विषम जातीय स्वर कह सकते हैं। ठीक है, या आप क्या कह सकते हो, इनको विषम जातीय स्वर भी कह सकते हो। ठीक, आगे आप एक छोटा सा नोट बना के लिखिए। एक छोटा सा नोट, सिर्फ एक छोटा सा नोट, फिर आपको डालना है। ठीक है दोस्तों, एक छोटा सा नोट फिर डालिए। अब हम बात करने वाले हैं इसमें संयुक्त स्वर के बारे में कि संयुक्त स्वर कौन से होते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी तक हमने संयुक्त स्वर के बारे में जिक्र किया ही नहीं। तो चलिए दोस्तों, संयुक्त स्वर कौन कौन से होते हैं देख लेते हैं। ए प्लस ई का अगर हम मेल कर रहे हैं तो ये बनता है ए। ठीक, ए के बाद अगर हम ए का मेल करते हैं तो ये बनता है बड़ा ए, और ए के ही बाद अगर हम ऊ का मेल करते हैं तो ये बनता है ओ। ठीक, और ए में ही हम ओ का अगर मेल कर देते हैं तो ये बन जाता है आऊ। तो ये चार ऐसे स्वर है जो संयुक्त स्वर भी होते हैं दोस्तों। ठीक, विजातीय स्वर को ही हम क्या कह देते हैं, संयुक्त स्वर बोल देते हैं दोस्तों। विजातीय स्वर को ही हमें क्या बोल देना है कि संयुक्त स्वर कह देते हैं। ठीक, संयुक्त स्वर हम बोल देते हैं। इसके बाद जो हम बात करने वाले हैं, अब स्वर जो है सारे टोटल कंप्लीट हो गए हैं दोस्तों। स्वर क्या हो गए हैं, सारे के सारे कंप्लीट, हमने स्वरों को पढ़ लिया है। अब इन स्वरों के बाद हम बात करेंगे व्यंजन पे आते हैं, लेकिन इससे पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूं। हम पहले अगर बात करते हैं यानी कि ध्वनि से, ठीक, ध्वनि, तो ध्वनि से क्या बनता है, तो ध्वनि से बनता है दोस्तों वर्ण। ठीक, ध्यान रखने वाली बातें हैं, ध्वनि से क्या बनता है, वर्ण। ठीक, और इस वर्ण से जो बनता है, वर्ण से बनता है दोस्तों अक्षर। ठीक, वर्ण से क्या बनता है, अक्षर, और इस अक्षर से बनता है दोस्तों शब्दांश। क्या बनता है, तो इससे बनता है शब्दांश। भाई कई ध्वनियों से वर्ण बना, कई वर्णों से अक्षर बना, और कई वर्णों से क्या बनेगा दोस्तों, शब्दांश, जिसको आप उपसर्ग भी बोल देते हो। क्या बोल देते हो, उपसर्ग। ठीक, या प्रत्यय आप बोल देते हो। क्या बोल देते हो, प्रत्यय। ठीक, और इन्हीं से आगे मिलकर बना है क्या, इन्हीं के बाद जो बनता है वो बनता है दोस्तों शब्द। अब आगे जो बना है हमारा बन गया है दोस्तों शब्द। ठीक, और इसी शब्द के बाद जो बनता है वो बनता है दोस्तों पद। क्या बनता है, पद। और इस कई सारे पदों से मिलके क्या बनता है, पदबंध दोस्तों। क्या बनता है, पदबंध। ठीक, आप इसको क्या कह सकते हो, पदबंध, पदबंध। और पदबंध को आप क्या बोलते हो, पदबंध को आप बोलते हो उपवाक्य। क्या बोल देते हैं हम, उपवाक्य। ठीक, और उपवाक्य को क्या कहते हैं हम, वाक्यांश। क्या कहते हैं दोस्तों, वाक्यांश। ठीक, और फिर इसके बाद इससे क्या बनता है दोस्तों, तो इससे बनता है वाक्य। क्या बनता है, तो इससे जो बनता है वो बनता है दोस्तों वाक्य। ठीक, क्या बन गया, तो ये बन गया है दोस्तों वाक्य। ठीक, इस वाक्य से क्या बन सकता है, यानी कि वाक्य के बाद क्या बनता है, तो वो बनता है दोस्तों अनुच्छेद। क्या बनता है, अनुच्छेद। ठीक है दोस्तों, इसके बाद अनुच्छेद, और अनुच्छेद यानी कि गद्यांश। ठीक है दोस्तों, अनुच्छेद को क्या कहते हैं, गद्यांश। और इनसे जो बनता है वो बनता है अध्याय। ठीक, अध्याय बना, और अध्याय के बाद जो बनता है दोस्तों वो बनती है हमारी रचना, ग्रंथ, पुस्तक। क्या बनती है, रचना, जिसे हम क्या कहते हैं, ग्रंथ बोल देते हैं। और ग्रंथ यानी कि जिसे हम बोलते हैं दोस्तों पुस्तक। ठीक, ठीक, अब क्या है, बाद में पुस्तक बन जाती है दोस्तों। एक छोटी सी बुक
एक छोटी सी बुक बनके आपके लिए दोस्तों तैयार हो गई। ठीक, इतने सारे प्रोसेसर के मतलब इतने सारी प्रक्रिया करने के बाद दोस्तों पुस्तक कंप्लीट हो गई। कोई ध्वनि आई, ध्वनि से कई वर्ण बने, कई वर्णों से अक्षर, अक्षर से शब्दांश, उपसर्ग जिसे प्रत्यय बोलते हैं, फिर क्या है शब्द बना, इनके बाद शब्द के बाद पद आता है, फिर वाक्यांश जिनको आप उपवाक्य या पदबंध कहते हैं, इनसे कई पदबंध से वाक्य बनता है। वाक्यों के कई वाक्यों से अनुच्छेद यानी कि गद्यांश बनाया जाता है, और कई गद्यांश से अध्याय बनता है, और अध्याय से होती है आपकी रचना जिसको आप रचना कहते हो, और रचना कई सारी रचनाओं के बाद एक कंप्लीट बनती है दोस्तों पुस्तक। ठीक, स्वर हमारे कंप्लीट हो गए हैं दोस्तों, स्वर क्या है हमारे कंप्लीट हो गए हैं, टोटल कंप्लीट हमने स्वरों को पढ़ लिया है दोस्तों। ठीक, स्वर कंप्लीट करने के बाद दोस्तों अब जो हम आए हैं वो आए हम व्यंजन पे। क्या, अब जो हम बात करेंगे दोस्तों, अब हम बात करेंगे व्यंजन। ठीक, व्यंजन स्वर हमने कर लिया है दोस्तों कंप्लीट, और अब हम बात करेंगे व्यंजन कि दरअसल व्यंजन है क्या। ठीक, तो अब स्वर कंप्लीट हो गए सारे, और अब हम बात करने वाले हैं दोस्तों व्यंजन से। ठीक, क्या किससे बात करेंगे, अब हम बात करेंगे व्यंजन। तो व्यंजन ये होता क्या है दरअसल ये जान लेते हैं। ठीक, व्यंजन क्या है, हेडिंग बना के लिखना है आपको, लिख लीजिए, लेकिन मैं तो लिख ही रहा हूं दोस्तों। व्यंजन को जानने से पहले यानी कि स्वर, स्वर की सहायता से, स्वर की सहायता से बोले जाने वाले, स्वर की सहायता से बोले जाने वाले, स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण व्यंजन कहलाते हैं दोस्तों, व्यंजन कहलाते हैं, कहलाते हैं या व्यंजन कहते कहलाते हैं। ठीक, व्यंजन कहलाते हैं, राइट। अगली कंडीशन क्या है, व्यंजन, व्यंजन वर्णों का, व्यंजन व्यंजन वर्णों का, व्यंजन वर्णों का उच्चारण रुक रुक कर होता है। व्यंजन वर्णों का उच्चारण रुक 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 कर होता है। ठीक है दोस्तों, व्यंजन वर्णों का उच्चारण जो होता है वो रुक रुक कर होता है। ठीक, अगली जो कंडीशन है, ये जो वर्ण होते हैं ये वर्ण आधी मात्रा वाले, आधी मात्रा वाले वर्ण होते हैं, आधी मात्रा वाले होते हैं। ठीक, आधी मात्रा वाले होते हैं। ठीक है दोस्तों, आधी मात्रा वाले वर्ण होते हैं। ठीक, व्यंजनों की सामान्यता संख्या, व्यंजनों की सामान्यता, सामान्यतः व्यंजनों की सामान्यतः संख्या, सामान्यतः संख्या कितनी मानी गई है दोस्तों, 33 मानी गई है, या 33 होती, 33 होती है। ठीक, सामान्यतः कितनी होती है, 33 होती है। नेक्स्ट, दो व्यंजन, दो व्यंजन द्विगुण व्यंजन या उत्क्षिप्त व्यंजन, उत्क्षिप्त व्यंजन, उत्क्षिप्त व्यंजन ळ और ढ।
ड़ और ढ़ को जोड़ देने से इनकी संख्या को जोड़ देने से इनकी संख्या दोस्तों इनकी संख्या 35 हो जाती है। कितनी हो जाती है? 35 हो जाती है। ठीक, कितनी हो जाती है? 35 हो जाती है। इनकी संख्या कितनी हो जाती है दोस्तों? 35। तो चलिए व्यंजन से स्टार्ट करते हैं। व्यंजन, ठीक, स्वर की सहायता से बोले जाने वर्ण। स्वर की सहायता से बोले जाने वर्ण क्या कहलाते हैं दोस्तों? वे कहलाते हैं व्यंजन। ठीक, क्या कहलाते हैं? तो क्या कहलाते हैं दोस्तों? व्यंजन कहलाते हैं। जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं वो सारे स्वर कौन से होते हैं दोस्तों? तो वो क्या है? व्यंजन कहलाए जाते हैं। ठीक, व्यंजन वर्णों का उच्चारण रुक रुक कर किया जाता है दोस्तों, रुक रुक कर किया जाता है, क्योंकि ये स्वर रहित होते हैं। ठीक, स्वर रहित, स्वर सहित नहीं, स्वर रहित। ठीक, स्वर रहित कब होते हैं? जब क्या है, मान लीजिए हमें क्या लिखना है और ये क्या के नीचे अगर हलंत लगा दो तो अब इसमें क्या है? ए नहीं है। क्या नहीं है? ए अगर मैं इसमें जोड़ दूंगा तो ये क्या बन जाएगा। तो ठीक, अब क्या तो स्वर सहित है लेकिन आधा क्या जो है ये स्वर रहित है। ठीक, व्यंजनों का उच्चारण रुक रुक कर किया जाता है। ये वर्ण आधी मात्रा वाले वर्ण होते हैं। ठीक है, व्यंजनों की सामान्यतः संख्या 33 होती है दोस्तों। ठीक, 33 होती है व्यंजनों की संख्या। दो वर्ण यानी कि दो व्यंजन द्विगुण व्यंजन जो होते हैं दोस्तों, द्विगुण व्यंजन को उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं। ये ड और ढ। ठीक, अगर इनको जोड़ लिया जाता है तो इनकी संख्या क्या हो जाती है दोस्तों? 35 हो जाती है। क्या हो जाती है? तो इनकी संख्या क्या हो जाती है? 35 हो जाती है दोस्तों। राइट, अब व्यंजन कौन कौन से होते हैं पहले हम नजर डाल लेते हैं व्यंजनों। ठीक, व्यंजन क और ख, ग और घ, और फिर हो गया दोस्तों अण। ठीक, क के बाद च, च के बाद छ, ज और फिर झ और फिर अण। इसके बाद ट, ठ, ड, ढ और फिर इसके बाद दोस्तों हो गया अण। अण कौन सा वाला अण होगा ये आप बताइए मुझे। तो अण जो होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है ये ट और ठ, यानी कि ठ जो है ना ये दोस्तों, ये जो है ढ, ये ऐसे नहीं है। कैसे है? ये वाला ठ इसको आप जोड़ लेंगे और ये वाला जो होता है ये इस प्रकार से, और अणा खाली जो बनता है ये वाला। ठीक है दोस्तों, ये वाला अणा खाली हो जाता है। ट, ठ, ड, ढ और अण। फिर इसके बाद त, त के बाद थ, फिर द, ध और न। जल्दी जल्दी लिखते हैं। प, फ और ब, फिर भ और म, फिर य, र, ल, ब, य, र, ल, व। ठीक, य, र, ल के बाद फिर कौन सा हो गया दोस्तों? य, र, ल, व हो गया। फिर हो गया श, श, श है। ठीक, श, श और एक होता है पेच राशा वाला स, और फिर है कौन सा होता है? फिर श, श और फिर हो गया एक है। ठीक है दोस्तों, अब कितने वर्ण हो गए? ये तो टोटल हो गए हमारे पास यहाँ तक मैं तक 25। 25 और 8 कितने हो गए दोस्तों? तो 25 ये रहे जो शुरू में थे और 8 ये रहे दोस्तों। तो 8 और 5 कितने होते हैं? 13, और 2 और 1 कितने हो गए दोस्तों? 3। तो हमारे पास टोटल 33 जो है वर्ण हो गए दोस्तों। 33 हमारे पास टोटल वर्ण हो गए। अगर हम इन द्विगुण व्यंजनों को इसमें जोड़ लेते हैं तो टोटल संख्या हो जाती है हमारे पास 35।
ठीक है दोस्तों, टोटल संख्या कौन सी हो गई, तो हमारे पास हो गई है टोटल संख्या 35। ठीक, इनके बाद 4 संयुक्त व्यंजन भी हमारे पास, 4 संयुक्त वर्ण, अगर उन 4 को और जोड़ लेते हैं तो कितने हो जाते हैं, 39। ठीक, तो ऐसे ही करके संख्या व्यंजनों की बढ़ती चली जाती है दोस्तों, राइट। अब क्या करना है, अब हमें दोस्तों बढ़ते हैं आगे। ठीक है दोस्तों, तो अब इसके बाद हम बात करेंगे व्यंजनों के भेद के बारे में, यानी कि व्यंजनों के प्रकार के बारे में, कि व्यंजनों के कितने प्रकार होते हैं, कौन से भेद होते हैं दोस्तों। ठीक, व्यंजनों के प्रकार, व्यंजनों के जो भेद होते हैं इस बारे में हम बात करने वाले हैं दोस्तों। ठीक, व्यंजनों के भेद, तो व्यंजनों के भेद कितने होते हैं, तो व्यंजनों के जो भेद होते हैं दोस्तों, तो 3 भी होते हैं, 4 भी होते हैं, 5 भी होते हैं और 6 भी होते हैं। बस जानना ये है, पहचानना ये है कि कौन से भेदों को काउंट किया गया है या किसको मिलाकर कितने भेद होते हैं दोस्तों। मेरी नज़र में व्यंजनों के भेद 3 भी होते हैं, 4 भी होते हैं, 5 भी होते हैं और 6 भी होते हैं। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं कौन कौन से भेद हैं। अगर मैं नंबर 1 की बात करता हूँ तो नंबर 1 होता है स्पर्श व्यंजन। ठीक, व्यंजनों में क्या आता है, एक स्पर्श व्यंजन होते हैं दोस्तों। कौन से होते हैं, स्पर्श व्यंजन। ठीक, स्पर्श व्यंजनों को ही हम क्या कहते हैं, वर्गीय व्यंजन भी कह देते हैं दोस्तों, वर्गीय व्यंजन भी बोल देते हैं। ठीक, इनकी जो संख्या होती है तो ये 25 वर्ण होते हैं। कौन से होते हैं, 25 वर्ण होते हैं दोस्तों। ठीक, कितने वर्ण होते हैं, 25। नंबर अगर 2 की बात करूं तो अनुनासिक व्यंजन। कौन से होते हैं, नंबर 2 अनुनासिक व्यंजन। ठीक है दोस्तों, अनुनासिक व्यंजन, अनुनासिक व्यंजन कितने होते हैं, तो ये होते हैं 5 वर्ण। ठीक, 5 वर्ण होते हैं दोस्तों अनुनासिक व्यंजन। नंबर 3 की मैं अगर बात करता हूं आपसे तो होता है अंतस्थ व्यंजन। कौन से होते हैं, अंतस्थीय व्यंजन, अंतस्थीय व्यंजन दोस्तों, अंतस्थीय व्यंजन। अंतस्थीय व्यंजन कितने होते हैं, तो अंतस्थीय व्यंजन होते हैं 4 वर्ण होते हैं, ना कि वर्ण। ठीक है दोस्तों, वर्ण, 4 वर्ण। और नंबर 5 की अगर मैं आपसे बात करता हूं, नंबर 5, 4 है ना, नंबर 4 की, सॉरी, नंबर 4 की बात करता हूं, ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन को ही हम क्या कहते हैं, संघर्षी व्यंजन कहते हैं, संघर्षी व्यंजन। ठीक है, ऊष्म व्यंजन को हम संघर्षी व्यंजन कहते हैं और इनकी संख्या भी क्या होती है दोस्तों, 4 ही होती है। ये 4 ही वर्ण होते हैं जो ऊष्म संघर्षी वर्ण होते हैं दोस्तों। ठीक, तो ऊष्म संघर्षी वर्ण 4 वर्ण होते हैं। तो नंबर अगर हम 5 की बात करें आपसे, नंबर 5 कौन सा भेद हो सकता है व्यंजन का, तो ये होता है उत्क्षिप्त व्यंजन। कौन सा होता है, उत्क्षिप्त व्यंजन। ठीक, उत्क्षिप्त व्यंजन दोस्तों। तो उत्क्षिप्त व्यंजन कितने होते हैं, तो उत्क्षिप्त व्यंजन होते हैं 2, यानी कि 2 वर्ण होते हैं हमारे दोस्तों। कितने वर्ण होते हैं, 2 वर्ण होते हैं जो उत्क्षिप्त व्यंजन होते हैं। उत्क्षिप्त का मतलब होता है उछलना, उछलना या फेंकना। तो उत्क्षिप्त का मतलब क्या होता है दोस्तों, तो उत्क्षिप्त का जो मतलब होता है वो होता है उछलना या फेंकना। नंबर 6 की बात करता हूं आपसे, तो ये होता है संयुक्त व्यंजन। कौन सा होता है, संयुक्त व्यंजन। ठीक, संयुक्त व्यंजन यानी कि 2 वर्णों का योग। तो संयुक्त व्यंजन इसमें कितने होते हैं दोस्तों, तो ये होते हैं 4 वर्ण। ठीक, 4 वर्ण होते हैं। तो यानी कि 3 भी भेद होते हैं, 4 भी होते हैं, 5 भी होते हैं, 6 भी होते हैं व्यंजनों के। ठीक, चलिए दोस्तों आज यहाँ तक ही रखते हैं, कल इससे आगे चलेंगे। तो आपने अगर हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जुड़े रहिए परिवार एकेडमी के साथ। कंप्लीट कोर्स कराया जाएगा सामान्य हिंदी का,
कल तक के लिए धन्यवाद।